नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अंतरिक्ष प्रणाली पर। किस पर चर्चा करेंगे? अंतरिक्ष प्रणाली पर। तो अंतरिक्ष प्रणाली को जानने से पहले हम ये जान लें कि अंतरिक्ष किसे कहते हैं। तो अंतरिक्ष किसे कहते हैं? तो ये हमारी पृथ्वी है। पहले इसे देखिएगा, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। सभी लोग देखेंगे जिस पर हम रहते हैं, ये पृथ्वी है। ठीक है। तो आप पहले तो ये जान लें कि अंतरिक्ष क्या है। इसके बाद टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये आप देखेंगे, एक हमने सभी लोगों ने मिलकर एक रेखा निर्मित की, काल्पनिक रेखा जिसे करमान रेखा कहते हैं। ये किसने? इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन ने एक रेखा निर्मित की, जिसे कौन सी रेखा कहते हैं? करमान रेखा कहते हैं। कहां से? किसी भी देश के समुद्र तल से लेकर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक उसकी आंतरिक, जो अंतरिक्ष रेखा कहते हैं, आंतरिक उसका वो बाहरी स्पेस होता है पृथ्वी के बाहर का, जिस पर उसका उस देश का अधिकार होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी नेविगेशन हो रहा है या किसी प्रकार से कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर जा रहा है किसी अन्य देश का, तो उसे उस देश से पहले क्या लेनी पड़ती है? परमिशन। अर्थात 100 किलोमीटर तक का जो पृथ्वी से ऊपर का क्षेत्र है, उस पर किसका अधिकार है? उस देश का अधिकार है। इसके बाद जो भी 100 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र है, जिसे अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं अंतरिक्ष शब्द के रूप में, उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, मतलब वो किसी भी देश की संपत्ति नहीं है। वैसे देखा जाए तो 100 किलोमीटर के दायरे में क्या क्या आता है? वायुमंडल का, पृथ्वी का क्षोभ मंडल आता है, फिर क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। तो आयन मंडल के आसपास 100 किलोमीटर का यह जो क्षेत्र है, वहां से ये करमान काल्पनिक रेखा हम मान लेते हैं, और इसके बाद का जो क्षेत्र आता है वो अंतरिक्ष में आता है। वैसे देखा जाए तो हमने अंतरिक्ष को भी, अंतरिक्ष तो हमारा यहाँ पृथ्वी से बाहर जो वायुमंडल है उसके आसपास कई क्षेत्र अंतरिक्ष हम कहते हैं, अक्सर यूज करते हैं अंतरिक्ष शब्द का। जो अब 100 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे हमने आंतरिक अंतरिक्ष का है, वो हमारा अंतर का अंतरिक्ष है, उसमें हम कुछ भी करें इस पर हमारा अधिकार है। इसके बाद जो करमान रेखा के बाहर है और सौरमंडल के बीच में है, उसे हम बाह्य अंतरिक्ष कहते हैं। कौन सा अंतरिक्ष कहते हैं? बाह्य अंतरिक्ष। इस पर किसी का अधिकार नहीं है। और सौरमंडल के बाहर का भी जो अंतरिक्ष है उसे डीप स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डीप स्पेस। देखा जाए तो ये बाहर का वायुमंडल के आसपास के बाहर का पूरा एरिया ही अंतरिक्ष है। देखा जाए तो ऊपर का भाग, पृथ्वी के ऊपर का भाग, जिसे हम अंतरिक्ष या आकाश के रूप में देखते हैं, उसे अंतरिक्ष, परंतु उसको भी हमने ऐसे डिफाइन कर दिया ताकि हमें समझ में आए कि भैया 100 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है वो हमारा आंतरिक अंतरिक्ष कहलाएगा, जो करमान रेखा के अंतर्गत आता है। करमान रेखा के बाहर का अंतरिक्ष कौन सा अंतरिक्ष कहलाएगा? बाह्य अंतरिक्ष, जो कि करमान रेखा और सौरमंडल के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। और इसके बाद सौरमंडल के बाहर का जो क्षेत्र है उसे हम किस स्पेस के नाम से जानते हैं? डीप स्पेस के नाम से। बच्चों, किस स्पेस के नाम से जानते हैं? डीप स्पेस के नाम से जानते हैं। तो याद रखें आपको कि कभी भी आपसे कोई पूछ ले भैया कि करमान रेखा कितने किलोमीटर ऊंचाई तक है, तो वो 100 किलोमीटर ऊंचाई तक है, और वो किसी देश का आंतरिक अंतरिक्ष वाला भाग कहलाता है। जैसे जैसे वायुमंडल से बाहर जाते हैं, अंतरिक्ष हमें नजर आने लगता है, अंतरिक्ष की कल्पना, धारणा, विचार हमारे मन में चलने लगता है। तो वैसे ही करमान रेखा क्या करती है? अंतरिक्ष को सौरमंडल तक ले जाते हैं, तो बाह्य अंतरिक्ष के रूप में डिफाइन करती है। और सौरमंडल के बाहर का जो भाग है उसे हम डीप स्पेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डीप स्पेस टेक्नोलॉजी। और इस शब्द का यूज भी किया जा रहा है कि डीप स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जा रहा है। डीप स्पेस टेक्नोलॉजी मतलब कि सौर मंडल से बाहर की, कौन से मंडल से बाहर की बच्चों? सौर मंडल से बाहर की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। कौन से? सौर मंडल से बाहर की टेक्नोलॉजी का। अक्सर अभी तो हमारी जो सौर मंडल के आसपास या पृथ्वी के वायुमंडल के आसपास की टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, और जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम भाई साहब क्या करें? अपने सौर मंडल के ग्रहों का अध्ययन करें या हमारे वायुमंडल का अध्ययन करें। तो हमारी शुरुआत में जो कोशिश हुई अंतरिक्ष को समझने की, अंतरिक्ष क्या है कि हमारे 100 किलोमीटर से ऊपर एक करमान रेखा है, और करमान रेखा से ऊपर का जितना भी भाग है वो हमारे अंतरिक्ष के रूप में आता है। वैसे देखा जाए तो ऊपर देखते हैं तो हमें आकाश से अंतरिक्ष का ही भाग नजर आता है ऊपर देखने के बाद। तो ये करमान रेखा एक किसी देश विशेष के उस आकाशीय क्षेत्र या अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में डिफाइन करती है कि उस पर उस देश विशेष का क्या अधिकार है, उस क्षेत्र में वो अपनी क्या कर सकता है? एक्टिविटी कर सकता है। और उस वायुमंडल या अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसी को भी परमिशन लेना पड़ेगी उस देश से, अगर उसमें किसी प्रकार से वो उपग्रह या किसी प्रकार से हवाई जहाज या संचार का कार्य करता है, आवागमन का कार्य करता है। तो ठीक है।
तो ये हमारे ऊपर का जो क्षेत्र है, जैसे सौरमंडल का क्षेत्र भी कह सकते हैं, सौरमंडल से बाहर का भी क्षेत्र कह सकते हैं, उस सब के लिए पृथ्वी से बाहर का क्षेत्र, सौरमंडल तक का क्षेत्र, सौरमंडल से बाहर का क्षेत्र। आप सबको पता है कि हमारा सूर्य केंद्र में है और उसके चारों ओर सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। हम एक मंदाकिनी में है और मंदाकिनी में सूर्य एक बड़ा तारा है और अधिकांश द्रव्यमान पूरे सौर परिवार का उसी में विद्यमान है, और उसी से ही सभी ग्रहों को क्या मिल रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रहा है, उसी से सबको एनर्जी प्राप्त हो रही है, और उसी के कारण एक सौर मंडल बना है जो इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है विभिन्न ग्रह। तो उसी के आसपास का जो क्षेत्र है सूरज और अन्य ग्रहों के बीच के आज वही अंतरिक्ष शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब आप बताइए कि हमने शुरुआत में क्या किया होगा, 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया में हमने सबसे पहले क्या किए होंगे, हमारे उपग्रह क्या किए होंगे, उपग्रह। एक तो ग्रह होता है जो सूर्य की परिक्रमा लगाता है, और जो सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है उसकी कोई परिक्रमा लगाए तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में हम पिता की परिक्रमा लगाएं तो हम ग्रह हो जाएंगे, और फिर हमारी कोई परिक्रमा लगाए, हमारे बच्चे हमारी परिक्रमा लगाएं, बोलो, जैसे कि पिता उन बच्चों के दादा हो जाएंगे तो हम जो हमारे पिता की परिक्रमा लगा रहे हैं वो ग्रह है हम, और जो हमारे बच्चे हमारी परिक्रमा लगा रहे हैं साथ में वो हमारे लिए, वो पिता के लिए, हमारे लिए क्या हो जाएंगे, उपग्रह हो जाएंगे। तो वैसे सूर्य हमारे सौरमंडल का क्या पिता है, जनक है। तो याद रखें कि अब सबसे पहले हमने क्या किया होगा, अंतरिक्ष जो 100 किलोमीटर का भाग, उसी में हमने ग्रह पहले छोड़े होंगे हमारे भैया कृत्रिम। एक तो प्राकृतिक उपग्रह है, सूर्य है कि नहीं, और अन्य ग्रहों के है कि नहीं। तो वैसे ही हमारे द्वारा पूरे पृथ्वी के ऊपर के जितने भी अंतरिक्ष है, वायुमंडल है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे अंदर भी एक कल्पना आई कि जिस प्रकार से अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, और जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं उनके भी कुछ न कुछ ग्रह उपग्रह हैं जो उनकी परिक्रमा लगा रहे हैं। तो क्यों ना हम भी वो ज्ञान डेवलप करें इनके जैसा ही, कि हम भी ऐसे कोई ग्रह बनाएं जो कि क्या करें, हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाएं, अन्य ग्रहों की चक्कर लगाएं, उन पर जाकर पता करें कि भाई क्या है क्या नहीं है। जब हमें पता चल गया कि पृथ्वी एक सौरमंडल का भाग है और इसके आसपास भी 8 से 9 ग्रह हैं, सूर्य समस्त इस सौरमंडल का जनक है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आसपास के ग्रहों पर जीवन हो, क्यों ना आसपास का जो वातावरण है वो पृथ्वी के जैसा हो, क्या पता कहाँ क्या हो। ये इस प्रकार की जिज्ञासा जब हमारे मन में आई तो हमने फिर डिफाइन करना चालू किया। क्या डिफाइन करना चालू किया कि हमें क्या करना चाहिए, खोज करना चाहिए, हमें जानकारी लेना चाहिए। तो हमने क्या बनाए, हमने भी उपग्रह बनाना चालू कर दिए भैया। तो हमने जब उपग्रह बनाए तो हमने सबसे पहले, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं रहा होगा वैश्विक स्तर पर कि हम सीधा किसी सौरमंडल के ग्रह पर हमारे व्यक्ति को छोड़ दें कि जाओ पता करके आओ। ऐसे महान हमारे अंदर शक्तियां तो थी नहीं, परंतु हमारे पास छोटा छोटा ज्ञान था। उस छोटे छोटे ज्ञान से हमने एक सीढ़ी रखकर सफलता प्राप्त की। कि बताइए कि सबसे पहले हमने कहाँ ग्रह छोड़े होंगे, हमारे 100 किलोमीटर के दायरे में। फिर हमने कहाँ ग्रह छोड़े होंगे, सौरमंडल के आसपास, और अब ग्रह कहाँ छोड़ने की तैयारी है, सौरमंडल के बाहर। क्योंकि अंतरिक्ष में हजारों करोड़ों मंदाकिनी, हजारों करोड़ तारे हैं, और पृथ्वी सूर्य जैसे कई हजारों करोड़ सूर्य चंद्रमा है, बोलिए, और पृथ्वी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पता किसी ग्रह पर, किसी तारामंडल में, किसी मंदाकिनी में कोई रह रहा हो या वहां डेवलपमेंट हो, क्योंकि हम तो एक ब्रह्मांड के छोटे से भाग है पूरे अंतरिक्ष के, बोलिए। तो हम जानना चाहते हैं अंतरिक्ष के निर्माण के बारे में, इस संसार के में जो एनर्जी फ्लो हो रही है, जो जीवन है उसके बारे में, हमारे जीवन के मूल आधार के बारे में। ये पता कैसे चलेगा, ये पता ऐसे ही चलेगा या तो पृथ्वी के अंदर घुस के पता कर लें, या फिर हम ऊपर जाके पता कर लें। तो पृथ्वी के अंदर तो हमने पता कर लिया, पाताल लोक नहीं है, और ऊपर हम जाकर पता कर रहे हैं कि स्वर्गलोक है कि नहीं, है कि नहीं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम पता करें कि जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ, जीवन का मूलभूत कण क्या था। तो पूरी ये संसार में, ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, असंख्य मंदाकिनी, ये कैसे आई, कहाँ से आई, इन सब प्रश्नों का उत्तर हम हमारे द्वारा जो बनाए गए, हाथ से बनाए गए, जिन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, वही क्या करेंगे, हमें जानकारी देते रहते हैं पृथ्वी पर। तो चलिए आइए कि हमने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया। तो मनुष्य ने पहले तो ये डिफाइन कर लिया कि अंतरिक्ष कहाँ से कहाँ तक है, कि सबसे पहले अंतरिक्ष कह दिया, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। क्या
अब आपको 100 किलोमीटर के बाद फिर करमान रेखा खींचकर उसने डिफाइन कर दिया कि भाई ये बाह्य अंतरिक्ष है, ये पूरा का पूरा स्पेस है। देखा जाए तो करमान रेखा के बाद का जो भाग है वही स्पेस के रूप में कहलाता है कि नहीं। परंतु हमने और सरलीकृत कर दिया, जैसे आंतरिक अंतरिक्ष कह सकते हैं, इसे बाह्य अंतरिक्ष कह सकते हैं, इसे डीप स्पेस कह सकते हैं, ताकि और आपको समझ में आसानी हो सके कि 100 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र आपका आंतरिक अंतरिक्ष है, करमान और सौरमंडल के बीच का भाग बाह्य अंतरिक्ष है, और सौरमंडल के भाग का और डीप स्पेस कह सकते हैं। बोलिए। और इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन ने इस करमान रेखा को क्या किया, डिफाइन किया। तो मनुष्य ने दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के उसने भी क्या किए, वैश्विक अंतरिक्ष अभियान चालू कर दिए। तो आप देखेंगे वैश्विक अंतरिक्ष अभियान, स्पुतनिक फर्स्ट, अंतरिक्ष में प्रमोचित। सबसे पहले हमने अंतरिक्ष में एक उपग्रह छोड़ा। क्या हम छोड़ सकते हैं? ऐसा नहीं कि नीचे से छोड़ा, ऊपर पता ही नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि पृथ्वी से बाहर जाने के बाद पता है कि नहीं कहाँ गया। तो हमने छोड़ा तो हाँ चला गया अंतरिक्ष में। देखा कि हाँ हम अंतरिक्ष में क्या कर सकते हैं, उपग्रह छोड़ सकते हैं। तो हमने अंतरिक्ष में पहला प्रयोग करके देखा कि छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया कि किसी जीव को छोड़ सकते हैं कि अंतरिक्ष में, यस जीव को भी छोड़ दिया। पहले हमने उपग्रह को छोड़ा, फिर उसमें जीव को छोड़ा, फिर हमने उपग्रह के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास किया कि कंटिन्यूटी के साथ, क्योंकि बिना संचार के हम क्या करेंगे कि किसी चीज को छोड़ दो, बोलो किसी चीज को ऊपर छोड़ दो, आप पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग उड़ते उड़ते कट जाए, संचार ही खत्म हो जाएगा, पता नहीं पतंग कहाँ जाके गिरेगी, पतंग से कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो वैसी बात है कि जो आपने अंतरिक्ष में पतंग उड़ाई है, जो उपग्रह छोड़ा है, वो उसकी पतंग की डोर नहीं कटनी चाहिए, अर्थात संचार स्थापित करना है। तो हमने संचार स्थापित कर लिया कौन से उपग्रह से, स्कोर छोड़ा, ताकि अंतरिक्ष में जो ग्रह है, उपग्रह हमारा कृत्रिम है, उससे लगातार क्या बना रहे, कम्युनिकेशन बना रहे कि भैया वो जिंदा है कि नहीं, हमें कुछ सूचनाएं भेजिए तो पता तो चल। अब संवाद ही नहीं है, पतंग की तरह कट गया तो क्या मतलब। अगला है लूना 3। लूना 3 इसको हमने चंद्रमा के उस पृष्ठ के भाग के चित्र लेने के लिए भेजा जिसे हम देख नहीं पाते। भाई साहब इसने चित्र भेजा, हम तो अब तो और खुश हो गए कि सबसे पहले हमने अंतरिक्ष में क्या भेजा, उपग्रह, इसमें सफल हुए। फिर हमने जीवित जीव को भेजा लाएगा, उसमें भी सफल हुए। फिर हमने संचार स्थापित करने में भी सफल हो गए। अब तो वहां से संचार स्थापित करके हमें फोटो भी आने लगे। बोलिए, फोटो आने लगे। सोचो चंद्रमा कहाँ पर है, मजाक थोड़ी है कि आप ऐसे गए नीचे उतरे अपने जब घर से और आपने फोटो खींच लिए थे। वो चंद्रमा के कितने सुंदर, चंद्रमा के फोटो खींचने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, चंद्रमा के पास जाना पड़ेगा। भैया जिसका फोटो खींचना उसके पास तो जाना पड़ेगा, खींच मेरी फोटो। तो चंद्रमा के पास से जाकर फोटो जब आया तो मजा आ गया कि भैया हमारा जो संचार स्कोर ने स्थापित किया वो आनंद ही आनंद है। इसके बाद लूना 3, अरे चंद्रमा के फोटो आ गए। अब तो हमने अंतरिक्ष में एक व्यक्ति को भी भेज दिया कि तुम भी जाओ भाई। वोस्टॉक फर्स्ट से 1961 में यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री वो अंतरिक्ष की यात्रा पर करे और सफल रूप से आ गए। अरे मजा आ गया कि भाई व्यक्ति को छोड़ दिया हमने अंतरिक्ष में। दूसरी बात महिलाएं, और महिलाओं में हमने वैलेंटाइना टेरेसाकोवा को भेज दी, ये प्रथम महिला। यूरी गागरिन गए, फिर वैलेंटाइना टेरेसाकोवा गई, ये प्रथम महिला। तो एक व्यक्ति गया, फिर महिला गई इसके बाद। तो दो लोग 61 62 के बाद 63 में गए, 61 62 63। आप देख सकते हैं 62 छोड़ 63 में गए। और आपको पता ही है कि जब 62 जहाँ खाली रहा, वहीं 62 में भारत में क्या हुआ, अंतरिक्ष समिति का गठन हो रहा। इन सब से प्रेरणा लेकर स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक 2, स्कूरर 1957 की घटना है बच्चों ये, कि 1957 58 और 60 का वो 1960 का दशक ले लो आप, वो दशक था जिसमें कि बड़े स्तर पर अंतरिक्ष में क्या चलने लगे थे, प्रयोग चलने लगे थे। लोगों में होड़ मच गई थी, प्रत्येक देश चाह रहा था कि हम पहले अंतरिक्ष में जाकर अपने पैर जमाएं। और उस समय एक सम्मान का भी प्रतीक बन गया था प्रत्येक देश के सम्मान का, कि भाई देखो हमने अंतरिक्ष में ऐसा झंडे गाड़ दिया, हमने अंतरिक्ष में देखो व्यक्ति को भेज दिया, महिला को भेज दिया, तुमने क्या किया। तो वो भी लोग करते थे कि चिंता मत करो हम कुछ ना कुछ करेंगे। बोस्टक, फिर वेनेरा 3 से, वेनेरा 3 भाई साहब पहली बार किसी ग्रह पर उतर गया। सोचो शुक्र ग्रह पर उतर गया, ये मतलब शुक्र ग्रह पर उतार दिया हमने यार, अपने कृत्रिम उपग्रह को किसी ग्रह पर उतार देना मजाक थोड़ी है कि चंद्रमा पृथ्वी पर उतरा है। ऐसे ही हमने क्या किया, अपने हाथ से बनाया हुआ ग्रह उपग्रह किस पर उतार दिया, हमारा सैटेलाइट भाई साहब शुक्र पर उतार दिया। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और लूना 9 इसके 3 साल बाद ही हमने चंद्रमा पर उतार दिया। सोचो शुक्र और चंद्रमा पर हमने अपने क्या उतार दिए, चंद्रमा रहा उपग्रह पर उपग्रह उतार दिया, और ग्रह पर हमने अपना उपग्रह उतार दिया। सोचो शुक्र ग्रह पर पहला उपग्रह उतार दिया, फिर हमने उपग्रह पर अपना उपग्रह उतार दिया चंद्रमा पर लूना 9 से। फिर तो भैया वो काम कर दिया जिसकी तो हमें अपेक्षा ही नहीं थी। अपोलो सोचिए 1969 में चंद्रमा पर मानव भेजे नील आर्मस्ट्रांग,
सोचो, मानव ही बेटाला चंद्रमा पर। अभी तो हमने चंद्रमा के लूना 3 से क्या खींचे थे, फोटो खींचे थे। तो लूना 9 पर चंद्रमा पर उतारा था, लूना 3 से फोटो लिए थे, लूना 9 चंद्रमा पर उतारा था, और अपोलो 11 ने तो चंद्रमा पर इंसान ही उतार दिया। सोचिए, इंसान उतार दिया। और मार्स 2 ये हमने मंगल ग्रह पर छोड़ दिया। लो अब एक और ग्रह पकड़ लिया। अभी हमारे पास तो और क्या थे, चंद्रमा थे। लो अब मंगल ग्रह, अब तो पता नहीं कौन कौन से यान चल रहे हैं। अब तो आदित्य L1 चल रहा है हमारा, सूर्य पर अभियान चल रहा है, बुध पर अभियान चल रहा है, मार्स पर चल रहा है। कितने सारे देशों के विभिन्न ग्रहों पर क्या चल रहा है अभियान। क्योंकि याद रखें, अंतरिक्ष का जो ऊपर का भाग है, स्पेस है 100 किलोमीटर का बाद का, उस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, वो किसी की भी संपत्ति नहीं है। जो पहले खोज कर लेगा, जो अपने झंडे गाड़ देगा, वही क्या करेगा, पूरे विश्व को परिचित कराएगा कि देखो मैंने बाहुबली का काम कर दिया। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, हम ये हमने समझ लिया, ये हमने वैश्विक अभियान समझ लिया। इसके बाद आ जाइए, उपग्रह की कक्षाएं कितनी होती। कक्षा का मतलब आप जानते हैं कि नहीं जानते। कक्षा का मतलब जिसमें हम पढ़ते थे कक्षा 8वीं में, कक्षा 12वीं में, अर्थात एक निश्चित कक्षा के, एक निश्चित, जैसे कि ये पेन है, ये पेन है, इसके चारों ओर एक निश्चित दिशा में, क्योंकि कक्षा निश्चित होती है। 8वीं मतलब निश्चित। एक हॉल में अगर लिख रहा है 8वीं कक्षा, तो बच्चे उसी कक्षा में जाकर क्या करते हैं, बैठते हैं, उसी कक्षा में सब काम करते हैं। वैसे ही कोई ग्रह, कोई भी ग्रह हो, उपग्रह हो, किसी निश्चित मार्ग पर, निश्चित पथ पर हमेशा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ऑर्बिट, अंग्रेजी में ऑर्बिट कह देते हैं, कि हम वो निश्चित मार्ग को फॉलो करें, है ना। 8वीं कक्षा मतलब एक निश्चित क्लास में जाकर बच्चे क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो याद रखें कि निश्चित क्लास में जाकर बच्चे बैठ जाते हैं। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे नहीं बैठते हैं, कई बार उनको बैठाना पड़ता है। तो याद रखें, दो चीजें आप हमेशा अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में याद रखें, एक तो बच्चे और एक टीचर। टीचर कौन हो जाएंगी, वो प्रक्षेपण यान, जो कि क्या करते हैं, बच्चों को एक निश्चित क्लास में भेजती है। तो निश्चित क्लास क्या हो गई, कक्षा, बच्चे क्या हो गए, सैटेलाइट, और जो टीचर है वो कौन हो गए, बताइए वो कौन हो गए, वो प्रक्षेपण यान हो गए। कौन होगा, प्रक्षेपण यान, लॉन्चिंग व्हीकल हो गए। अर्थात लॉन्च करेंगे किसको, बच्चे को, किसमें, एक निश्चित कक्षा में ले जाकर। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों। कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूजन रहते हैं कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में पढ़ें क्या। ये 3 चीजें इंपोर्टेंट है बच्चों। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कक्षा कहाँ है, दूसरे आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा कौन सा है। पहले आपको पता है कि बच्चा तीसरी कक्षा का है, ये पता है कक्षा कहाँ है, तीसरी कक्षा, और ये भी पता है बच्चा कहाँ है। तो आपको क्या चाहिए, वो टीचर चाहिए जो उसे तीसरी कक्षा में ले जाने वाला टीचर हो। तो आपको 3 चीजें चाहिए, टीचर चाहिए, बच्चा चाहिए और कक्षा चाहिए। अर्थात आपको टीचर मतलब लॉन्चिंग व्हीकल चाहिए, जिससे कि आप बच्चे को, अर्थात सैटेलाइट को कहाँ छोड़ के आएंगे, उसकी कक्षा में। दूसरा उसे सैटेलाइट चाहिए जिससे हमें छोड़ना है, और तीसरा वो कक्षा चाहिए जिसमें छोड़ना है। तो सबसे पहले हम ये तो पता कर लें कि कक्षा किसे कहते हैं। कक्षा पता कर लेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई सैटेलाइट कौन कौन से हैं, फिर हम पढ़ेंगे लॉन्चिंग व्हीकल कौन कौन से। तो आपका पूरा टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी कवर हो जाएगा। अंतरिक्ष हमने पढ़ लिया, वैश्विक अभियान हमने पढ़ लिए। आपसे पूछ लेगा प्रथम महिला कौन चली गई, तो वैलेंटाइना चली गई। प्रथम पुरुष कौन चले गए, तो यूरो गागरिन चले गए अंतरिक्ष में। भैया पहली बार मानव ने कहाँ कदम रखा, तो वो चंद्रमा पर कदम रखा, है कि नहीं। और अभी मंगल ग्रह पर कौन सा मिशन है, मार्स 2 मिशन चल रहा है। चंद्रमा पर मानव को किस एक सैटेलाइट से भेजा गया, प्रक्षेपण यान से भेजा गया, तो अपोलो 11 से भेजा गया। बोलिए, अगली बात करते हैं बच्चों को उपग्रह की कक्षाएं। तो ऊंचाई के आधार पर हमने कुछ कक्षाएं बताई। सबसे पहले किसके आधार पर बच्चों, ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर तो हाइट, अगर हमें 200 से 200 किलोमीटर, 200 से कितनी, 200 किलोमीटर तक अगर हमें किसी भी उपग्रह को क्या करना है, प्रक्षेपित करना है, या उसी इस कक्षा में भेजना है, मतलब वो कक्षा कहाँ पर स्थित है, किसी बच्चे की कक्षा 200 से 200 किलोमीटर दूर स्थित है अपने गांव से। कितने, 200 से 200 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ऐसी कक्षा को लियो, है ना। क्या बोलते हैं, निम्न पृथ्वी कक्षा बोलते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं बच्चों। भैया छोटा बच्चा है तो छोटी जगह छोड़ेंगे अपन उसे, ठीक है। इसमें हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज करते हैं, ऐसे सैटेलाइट जो कि हमारी पृथ्वी पर बिना किसी भौतिक संपर्क के किसी जगह की हमें क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। चूंकि पास में है बच्चा, ज्यादा दूर नहीं है, तुरंत क्या करेगा, उस क्षेत्र की हमें जानकारी दे देगा। अब हम देखते हैं, और हमें दूर भेजना है भैया, बड़ा बच्चा है,
बड़ी जानकारी चाहिए तो मध्यम दूरी की कक्षा कहते हैं इसे। इसकी हाइट होती है कितनी, 2000 से 36,000 किलोमीटर के बीच में होती है कि भाई इसको और दूर भेजो ताकि दूर तक की जानकारी मिल सके। तो भैया मध्यम दूरी है ना, मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इसमें हम नेविगेशन सैटेलाइट जैसे कि जीपीएस है, गगन है, उसको ताकि हम क्या कर सके, दिशा, क्योंकि इतनी दूरी पर भेजेंगे तभी वह क्या बताएगा, हमारा बच्चा हमें दिशा बता पाएगा और दशा बता पाएगा कि किस दशा में, किस दिशा में, किस गति से कहाँ जाना है। तो जीपीएस वगैरह की यूज होता है। इसके पश्चात और अधिक ऊंचाई पर हम बच्चे को भेजेंगे तो लो भाई 36,000 किलोमीटर तक तुम पहुंच जाओ, तो वो एक्स इसको बोलते हैं जियो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इसमें संचार उपग्रह स्थापित होते हैं इंटरनेट वगैरह के लिए, टेलीविजन के लिए। वो हमसे क्या करते हैं, हमें संचार, कम्युनिकेशन के लिए, रेडियो वगैरह के लिए, जो वहां से हमारे लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करके संचार स्थापित करते हैं। हमें टेलीविजन वगैरह, रेडियो वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसमें। तो याद रखें 3 प्रकार की हमने कक्षाएं देख ली, कैसी, लियो देख ली, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और क्या, जियो अर्थ ऑर्बिट, है ना। तो याद रखें एक बच्चा तो हमारा पास ही में है, तो तुरंत हमारी रिमोट सेंसिंग से जानकारी, दूसरा बच्चा हमारा कितना दूर है, नेविगेशन दे रहा है, और तीसरा बच्चा हमारा इतनी दूर है कि अब हमें क्या बता रहा है, संचार के बारे में जानकारी दे रहा है। तो 3 अलग अलग बच्चे हमने सहूलियत से, हमारी सहूलियत से, तो भाई अगर इस बच्चे को यहाँ रखेंगे तो हमें अगर इसे 2000 से 2000 किलोमीटर के बीच में रखेंगे, 2000 किलोमीटर दूर रखेंगे अपने घर से, तो ये हमें क्या करेगा, उस क्षेत्र की रिमोट सेंसिंग से जानकारी दे देगा। अगर इस बच्चे को हम 36,000 के आसपास रखेंगे, 36,000 से कम के आसपास रखेंगे, तो भैया ये क्या करेगा, हमें नेविगेशन दिशा बता देगा, है कि नहीं। एक हमें जानकारी दे रहा है किसकी, भौतिक संसाधनों की, एक हमें दिशा की जानकारी दे रहा है, और एक हमारा 36,000 से आसपास का जो बच्चा है और उससे प्लस जो भी दूरी है उस तक हम बच्चे को रख रहे हैं, तो हमें संचार के लिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि भैया आप संचार में स्थापित कर दूंगा यहाँ से। तो हमने हर एक कक्षा अपनी सहूलियत से बनाई। जैसे आज भी हमने 9, 10, 11, 12 का अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग बच्चे रहते हैं, अलग अलग कक्षा और अलग अलग उसका उद्देश्य रहता है। वैसे हमारे लिए भी कक्षाएं क्या है, अलग अलग उद्देश्य से डिफाइन है कि बगल वाला बच्चा क्या करेगा, थोड़ी दूर वाला और थोड़ी दूर वाला बच्चा हमारे लिए क्या करेगा। तो सैटेलाइट क्या है, यही बच्चों के समान है हमारे, हमारे टीचर उनको छोड़ के आते रहता है लॉन्चिंग व्हीकल। दूसरे कोण के झुकाव के आधार पर हमने देखा भैया कि हमें क्या करना है, ये पृथ्वी है पूरी, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है पूरी, देखिए ये पृथ्वी, हमें पूरी पृथ्वी कवर करना है। तो हमने एक सैटेलाइट ऐसे भेज दिया जो क्या कर सकेगा, ध्रुवों से पूरी पृथ्वी को कवर करेगा। इसे भी ध्रुवीय सैटेलाइट कहते हैं, जो हमेशा कहाँ घूमेगा, ऐसे घूमता रहेगा, जो कि कहाँ घूमता रहेगा। एक बार और चित्र बना देते हैं यहाँ पर ढंग से, ठीक है, जो कैसे घूमता रहेगा भैया, ये हमारे, ये है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं उनको, पोल बोलते हैं हम भैया, ठीक है। ऐसे घूमता रहेगा, जो हमेशा ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा, ताकि हमारी ऐसे वर्टिकल जानकारी हमें मिलती रहे। पूरी पृथ्वी कवर करना है, फुटबॉल की तरह दिखाई देने वाली पृथ्वी हमारी ऐसे पूरी, यहाँ की जानकारी, यहाँ की जानकारी, यहाँ की देशांतर, जितने भी देशांतरों पर स्थित प्रत्येक चीज है तो उसकी जानकारी मिलती रहेगी। ये ध्रुवीय कक्षा आपका जो उपग्रह है वो ऐसे पूरी पृथ्वी को कवर करता है, पर हम कुछ उपग्रहों को क्या कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं। जैसे कि सूर्य निश्चित है कि 10 बजे यहाँ पहुंचेगा सूर्य का एंगल, फिर 10 बजे यहाँ पहुंचेगा, पृथ्वी ऐसे ऐसे डूब जाएगा इतने बजे। वैसे ही हम क्या करते हैं, पोलर जो सैटेलाइट है अर्थात ध्रुवीय कक्षा का जो सैटेलाइट है उसे निश्चित कर देते हैं कि एक निश्चित समय में सिर्फ एक निश्चित जगह से ही निकले। कहाँ से बच्चों, ऐसे कर देते हैं हम इसे, क्या कर देते हैं, इसी पोलर सैटेलाइट को निश्चित कर देते हैं कि हमेशा क्या करेगा, यहीं से निकलेगा, इसी बिंदु से निकलेगा। ये 12 बजे अगर यहीं से निकला है इस बिंदु से, तो इस बिंदु से निकलेगा। अगर 12 बजे इस जगह से निकला है, इस जगह से मान लीजिए भोपाल के ऊपर से निकला, तो भोपाल के ऊपर से निकलेगा 12 बजे। तो ऐसे सैटेलाइट को हम सन सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट बोलते हैं। कौन सी ऑर्बिट बोलते हैं, बोलते हो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, और इसमें जो सैटेलाइट रखते हैं उसे सन सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं। तो सूर्य तुल्यकालिक, सूर्य तुल्यकालिक मतलब जैसे सूर्य एक निश्चित जगह से निश्चित समय पर निकलेगा ही निकलेगा, वैसे यह जो पोलर सैटेलाइट है जो पूरी जगह से निकल रहा था एक तो सैटेलाइट, और एक हमने निश्चित कर दिया ताकि निश्चित क्षेत्र की जानकारी हमें मिलती रहे कि वहां पर क्या हलचल हो रही है, वहां पर क्या बदलाव आ रहे हैं वातावरण में, एटमॉस्फेयर में। तो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह कोई और नहीं है, ध्रुवीय सैटेलाइट का एक रूप है, जो कि क्या करता है, निश्चित समय से निश्चित स्थान से निश्चित समय पर निकलता है, उसको सर्टेन कर दिया, निश्चित कर दिया जाता है। ये दूसरा है कोण के झुकाव के आधार पर ही पृथ्वी की गति, जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है भैया, ऐसे घूम रही है, तो हमने इसकी गति के साथ ही उसे निर्धारित कर दिया कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमे, जैसे मान लीजिए ये सैटेलाइट है, ये पृथ्वी है ना, ये जैसे जैसे सैटेलाइट घूम रही वैसे वैसे उसके साथ ही ये घूम रहा है,
बोलिए। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसे सेट हो जाता है, याद रखिए, ऐसे सेट हो जाता है, ऐसे 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 पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, तो उसके साथ ही घूम रहा है ना, पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे, तो उसके साथ ही घूमेगा ये भी, पृथ्वी के साथ साथ, है ना। मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी घूमेगी घूमेगी, तो ये भी इसके साथ 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 घूमेगा ऐसे, ताकि हमें एक निश्चित जगह की क्या मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे। तो उसे हम पृथ्वी के गति के चक्कर के आधार पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं ना। कौन सा सैटेलाइट? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं। इसमें संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ कार्य के आधार पर। कुछ सैटेलाइट किस कार्य करते हैं? ये मौसम का कार्य करते हैं, मतलब मौसम की जानकारी देती है। ध्रुवीय प्रकार के होते हैं, भू-स्थिर प्रकार के भी होते हैं, अर्थात पोलर सैटेलाइट भी होते हैं और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी होते हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बिल्कुल भूस्वत रेखा के लंबवत होते हैं, और जबकि पोलर सैटेलाइट हमारे दोनों पोलों के लंबवत होते हैं, पोल टू पोल वेरी करते हैं। ये ऐसे ताकि पूरी पृथ्वी क्या कर ली जाए, कवर। ऐसे भी आपने कवर कर ली और ऐसे भी आपने पृथ्वी को कवर कर लिया। बताइए, पृथ्वी को आपने ऐसे भी लपेट लिया और ऐसे भी लपेट लिया, है कि नहीं। जैसे कि आपने अगर बचपन में देखियो सतौलिया खेलियो, एक खेल होता है, उसमें हम बॉल बनाते हैं, तो उसमें बॉल के लिए हम क्या घास और कपड़े को मिलाकर उसे ऐसे पूरे को ऐसे कर लेते हैं, लपेट लेते हैं, फिर ऐसे लपेट लेते हैं, तो ऐसे लपेटा वो पोलर सैटेलाइट बन गया, और ऐसे लपेटा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बन गया। भाई साहब, इसमें कोई गणित ही नहीं है ऐसा तो हमें समझ में ना आए, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं जो समझ में ना आए। तो ये फिर उपयोग के आधार पर सैटेलाइट की बात करें, उपग्रह की कक्षाओं की बात करें, तो उपग्रहों की कक्षा किसके आधार पर होती है? कार्य के आधार पर, कि मौसम की जानकारी देते हैं हमें, है ना। कुछ ऐसी कक्षाओं में रहते हैं, जैसे कि ध्रुवीय कक्षा वाले और भू-स्थिर कक्षा वाले, ये क्या करते हैं? मौसम की जानकारी देने वाले हमारे उपग्रह होते हैं। दूसरा संचार उपग्रह होते हैं कुछ, जो कि रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट प्रदान की जानकारी पर। सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं, कार्टोसैट वगैरह, जो हमें क्या करते हैं? उस क्षेत्र की जानकारी प्रदान करते हैं। और दूसरे नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं, जो हमें संचार की जानकारी या कह सकें जीपीएस की जानकारी, जीपीएस वगैरह की क्या करते हैं? जानकारी देते हैं कि जीपीएस है, गगन है, किस दिशा में जाना है, किस गति से जाना है, ये सब हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो कार्य के आधार पर हमने उपग्रह की कक्षाएं देख ली, ऊंचाई के आधार पर, कोण के आधार पर, कार्य के आधार पर उपग्रह की कक्षाएं, मौसम संबंधी जानकारी देने वाली कक्षाएं होती है, संचार संबंधी उपग्रह निर्मित करने वाली कक्षाएं होती हैं, सुदूर संवेदी निर्मित करने वाली कक्षाएं होती है, नेविगेशन संबंधी हमें क्या मिल रहा है? या तो मौसम की जानकारी मिल रही है, या हमें संचार स्थापित हो रहा है, या फिर हमें रिमोट सेंसिंग से उस क्षेत्र की भौतिक जानकारी प्राप्त हो रही है, या हमें उस क्षेत्र से नेविगेशन प्राप्त हो रहा है, जीपीएस दिशा प्रदान हो रही है। बस ये सब